तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 7वें दिन नई सरकार का गठन हो गया। सुपरस्टार अभिनेता और टीवीके के सुप्रीमो विजय ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। विजय सीएम बन तो गए, लेकिन इन 7 दिनों के दौरान काफी रस्साकशी देखने को मिली। 5 छोटे छोटे दलों ने जब विजय को समर्थन दिया तभी उन्हें कुर्सी नसीब हो पाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विजय इन 5 दलों के साथ एक मजबूत और स्थिर सरकार पूरे 5 साल चला पाएंगे। विजय के सामने अभी कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या उनकी नई नवेली पार्टी और नई सरकार तैयार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के अगले ही दिन विजय विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करने उनके घर क्यों पहुंचने लगे, स्टालिन के घर वो क्यों गए, इस दौरान उनकी क्या बातचीत हुई, क्या स्टालिन से अप्रत्यक्ष रूप से विजय कोई मदद चाहते हैं, क्योंकि उनके पास जिन 5 दलों का समर्थन है वो चुनाव स्टालिन की पार्टी के साथ में ही लड़े थे। तो इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है, विजय की सरकार का भविष्य क्या होने वाला है, वर्तमान क्या होने वाला है, सब पर बात करेंगे। कई तरह के सवाल हैं और हमारे साथ इस बातचीत में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो से ही केशव जी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रेम कुमार जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इस चर्चा में भाग लेंगे। केशव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि विजय का सपना तो पूरा हो गया है, आपके हिसाब से क्या सरकार चला पाना 5 दलों के साथ उनके लिए आसान रहने वाला है? बिल्कुल, विजय का सपना पूरा हुआ है और विजय के साथ साथ तमिलनाडु की जो युवा जनआकांक्षा है उनका भी सपना पूरा हुआ है। लेकिन सत्ता में आना एक बात है और सरकार सफलतापूर्वक 5 साल तक चला ले जाना और फिर से सत्ता में वापसी भी करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सत्ता में आना एक अलग बात क्यों है और वापसी करना एक अलग बात क्यों है, ये डीएमके के इतिहास से समझिए। पिछले 50 साल से तमिलनाडु की राजनीति में दोनों द्रमुक पार्टियों का, अन्ना द्रमुक और द्रमुक पार्टियों का बोलबाला रहा है, जो द्रविडियन पार्टी रही है। लेकिन पिछले 50 साल में एक भी ऐसा मौका नहीं हुआ जब तमिलनाडु की सत्ता में डीएमके लगातार वापसी करे। हालांकि एडीएमके ने कुछ बार ये करिश्मा दोहराया है। आई थिंक 3 बार एमजीआर के नेतृत्व में उनकी बैक टू बैक सरकार बनी थी और 2 बार 11 और 16 में जी हाँ, जब अम्मा जयललिता नेतृत्व कर रही थी तब ऐसा हुआ था। लेकिन डीएमके आज तक ये कर नहीं पाई है। तो आखिर क्या वजह है? कुछ तो है कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर सत्ताधारी दल पे हमेशा भारी रहती है, नंबर 1। नंबर 2, विजय के लिए यह और मुश्किल क्यों है वो इस बात से समझिए, उनकी सरकार किस तरह से बनी है और किन नारों और वायदों पर बनी है। पहली बात तो विजय की सबसे बड़ी चुनौती वहां पर तो प्रशासन डिलीवर करना होगा ही। वहां पर राजकाज के साथ जो उनके सहयोगी दल हैं, और न केवल सहयोगी बल्कि विपक्षी दल, उनसे भी इनको संतुलन बनाकर रखना होगा। सहयोगी दल आपने बता दिया कि 5 दलों के कंधे पे इनकी सरकार बनी है और कोई भी ऐसा दल नहीं होगा जिसको ये इग्नोर कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुमत से काफ़ी ज़्यादा का आंकड़ा इन्हें मिल गया है। अभी तक जो नंबर्स इनके पाले में आए हैं, किसी पार्टी के 2, किसी पार्टी के 1, किसी पार्टी के 3, सबसे ज़्यादा जो है वो कांग्रेस के 5 हैं। तो ऐसे में यह संतुलन बनाना हमेशा ही एक चुनौती रहती है, ये काफ़ी कठिन काम हो जाता है। यह ठीक उसी तरह जैसे आप तराजू पर मेंढक को तौलते हैं, कभी इधर से उछल के कोई और चला जाएगा, कभी उधर से उछल के कोई और चला जाएगा, यह संभावना बनी रहती है। दूसरी बात ये होती है, हमने यूपीए के ज़माने में देखा था, यूपीए 2 में खास करके इतने सारे दलों की भरमार थी जिनको बैलेंस करने में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा प्रशासन, अच्छी नीतियाँ डिलीवर नहीं हो पाती है। इसको विजय कैसे पूरा करेंगे? सेकेंडली और थर्डली ये कि विजय की जो जीत हुई है वो एक वादों पर आधारित जीत है। इनका ये पहला कार्यकाल है, इसकी समीक्षा अगले कार्यकाल में होगी। लेकिन अभी जो इनकी सत्ता में एंट्री हुई है वो केवल जनआकांक्षाओं के बदौलत हुई है। लोग बदलाव चाहते थे, साथ ही एक करिश्माई छवि का नेता चाहते थे, हीरोइक जिसकी इमेज हो, और विजय उन खांचों पे उतर रहे थे। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि विजय की जीत केवल उनकी जो फिल्मों में लार्जर देन लाइफ की जो छवि रही है उसके आधार पर हुई है, तो यह सही नहीं होगा। उन्होंने पूरी इलेक्शनियरिंग की है। जिस तरह से एक परिपक्व राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा सामने रखती है, उसी तरह विजय की पार्टी ने अपना एजेंडा सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि क्या क्या करेंगे, और उनके घोषणा पत्र की बात करें या फिर जो उन्होंने अपने भाषणों में कहा है, जो अपने कैंपेन में थ्रू आउट कहा है, उससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में वो एक जनोन्मुख सरकार बनाएंगे।
ऐसी सरकार जो जनता की जरूरतों का ध्यान रखती है, जो कल्याणकारी योजनाओं की भरमार लाती है। बिल्कुल। और वैभव, ये आप समझिए दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, उनके साथ भी बहुत ह्यूज मास एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ था, लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी, और वही क्रांतिकारी परिवर्तन दिल्ली में हुआ था, जो क्रांतिकारी परिवर्तन अभी हम तमिलनाडु में विटनेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कल्याणकारी योजनाओं पर, जनहित की योजनाओं पर ज़्यादा चले जाते हैं, तो फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ठप पड़ जाता है। सेकेंडली, आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो थोड़ी महंगाइयाँ भी बढ़ती है कि कहाँ से आखिर फंड कहाँ से आएगा। बिल्कुल। या जीएसटी में उनका हिस्सा ज़्यादा मिले, या फिर वो वैट लगाएंगे पेट्रोल पे वैट लगाएंगे, या फिर जो चीज़ वैट में आता है तो उससे वैट लगाएंगे, सेस लगाएंगे, उससे वहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी, तो एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, आखिर उन्हें फंड तो चाहिए। ये बहुत ही बड़ी चुनौती हो जाती है। दिल्ली में भी लोग शिकायत करने लगे कि पुल टूट रहे हैं, पुल नहीं बन रहे हैं, सड़कें अच्छी नहीं हो रही है, पार्कों का रख रखाव नहीं हो रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं काम कर रहे हैं। वादा था इतने स्ट्रीट में कैमरे लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई। दरअसल उन मद में जाने वाले पैसों का उपयोग यहाँ पर जो जनहित की योजनाएं हैं, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें जाने लगे। तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर यद्यपि कमज़ोर नहीं है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस, उसका अपग्रेडेशन और फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में जो चीज़ें जाएंगी, उसका भी बहुत रोल होता है सरकार का इकबाल कायम करने में। क्योंकि आप जो उम्मीदों वाली योजनाएं हैं, जो वेलफेयर स्कीम है, उसमें जो लाभुक वर्ग को लाभ तो पहुंचाते हैं, लेकिन लार्जर स्क्रीन पे कुछ दिखता नहीं है। एक तरफ जब पुल बनते हैं, सड़कें अच्छी बनती है, बड़े हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं, तब लगता है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सारी चुनौतियां विजय के सामने होंगी। और आप जो अपने पिछले स्क्रीन पर दिखा रहे थे वैभव, एक बार मैं फिर चाहूँगा हम पीसीआर उस स्क्रीन पे जाएं जी। इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए इनकी जीत कहाँ हुई है। उन जगहों पर जहाँ की अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिल्कुल हाईली अर्बन, और जहाँ पर यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर टीवीके ने बहुत ह्यूज मार्जिन अचीव किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो युवा वर्ग है, जिसको हिंदी तमिल विवाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपना तमिल प्राइड है उसके पास, इन युवाओं को तमिल संस्कृति पर गर्व है, लेकिन ये कुछ और उम्मीद लेकर चलते हैं। राजनीति से इनकी एक डिफरेंट सेट ऑफ डिमांड है। ये उसी बात पर आपको वोट नहीं देंगे कि आप तमिल संस्कृति के प्रति कितने समर्पित हैं। बिल्कुल। तमिल संस्कार, तमिल संस्कृति, तमिल गर्व के अतिरिक्त ये उम्मीदों का वोट दिया है इन्होंने विजय को। अब इनके लिए काम करना विजय के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इनके लिए काम क्या है? शिक्षा, रोजगार। शिक्षा के मामले में अगर कहें, तमिलनाडु में शिक्षा का जो ढांचा है वो अच्छा है, कामराज के वक्त से ही बहुत काम हुआ था। बिल्कुल। लेकिन रोजगार सृजन एक चुनौती जिस तरह से दिल्ली में है, यूपी में है, उसी तरह से तमिलनाडु में भी है। जो प्राइवेट लेवल पे जो रोजगार सृजित किए जा रहे हैं वो भी अब नाकाफ़ी हो रहे हैं। तो सरकार की ऐसी कोई योजना जरूर वहाँ पर प्रभावित करेगी लोगों को, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके। ये यूथ का मैंडेट है। यूथ के सामने विजय को खड़ा उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। आंकड़े हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। केशव जी, हम इसमें देख रहे हैं कि 18 से 20 साल की उम्र के जो लोग हैं उसमें 68% लोगों ने टीवीके को समर्थन किया। ये फर्स्ट टाइम वोटर रहे होंगे। बिल्कुल। और लेकिन हम देखते हैं इस अवस्था में जो युवा होते हैं उनकी सोच में, उनके विचारों में स्थिरता नहीं होती, पल पल उनकी पसंद नापसंद बदलती रहती है। तो क्या ये भी एक चुनौती होगी, क्योंकि उनको लगेगा साल 2 साल में कि चीज़ें सही से नहीं जा रही, तो यही वर्ग विजय का विरोधी भी बन सकता है? देखिए, बिल्कुल बन सकता है। या आपने सही कहा है, युवा में डायनामिज्म ज़्यादा होता है, वो डायनामिक होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी रहती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनका विचार पल पल बदलता रहता है, क्योंकि यही यूथ वोटर बीजेपी के भी एक मजबूत इंजन बने हुए हैं जहां भी उनकी जीत होती है। क्योंकि अगर पिछले 30 सालों से देखें, कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गया है, राष्ट्रीय पार्टी के मद में मैं कह रहा हूं, और दूसरी तरफ बीजेपी का ग्राफ अगर ऊपर गया है, तो इसमें नए वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, यूथ वोटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर्स कौन लोग थे? हालांकि यह कहना सरासर सही नहीं होगा कि केवल युवाओं के वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में। उनको सभी समुदाय का, सभी आयु वर्ग का और उभय लिंग का वोट प्राप्त था उन्हें। लेकिन
जो बहुतायत आम आदमी के वोटर्स में थी, वहाँ पर भी युवकों का काफ़ी वोट उन्हें मिला था। और वो सरकार रिपीट भी करती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी रिपीट करती है। वहाँ पर तीन चुनाव अरविंद केजरीवाल, पहले बार में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन सरकार अरविंद केजरीवाल की बनी थी। फिर 2015 में ये चुन के आते हैं, फिर 2020 में चुन करके आते हैं। तो ऐसा नहीं कि युवाओं का विचार बदल जाता है तुरंत। इन्होंने अपनी एक बात रखी युवाओं के पास, युवाओं ने उसको एक्सेप्ट किया और उन्हें एक चैलेंज दिया है, वेदर यू कैन डिलीवर और नॉट। अगर ये डिलीवर करते हैं तो इनके साथ वो बना रहेगा और मजबूती से बना रहेगा, बल्कि और नए वोट बैंक जुड़ेंगे। अगर नहीं खड़े उतरते हैं उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं, तो फिर युवा अपना हिसाब करेंगे, अपना फैसला करेंगे। ये जरूर है कि उनमें वो धैर्य नहीं होता है कि बहुत दिनों तक इंतजार करें। शासनकाल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा निकल गया और इंतजार ही करते रह जाएं। और एक जो बहुत ही माइन्यूट चीज यहाँ पर छुपी हुई है, देखिए जैसे जैसे उम्र वर्ग बढ़ रहा है, जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ रहा है, टीवी की लोकप्रियता उनमें वैसी नहीं दिख रही है। दर्शकों को हम बता दें कि 60 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 14% लोगों ने समर्थन किया था टीवी के को, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तमिल स्वाभिमान पर बात करते हैं। बिल्कुल, इनको लगता है कि उनके सामने टीवी के कोई विकल्प ही नहीं है, उनके सामने विकल्प है डीएमके और एडीएमके। इसमें टीवी के ने बहुत ही फाइनेस्ट तरीके से अपनी बात को, अपने एजेंडे को इसमें चिप इन किया है। पूरे कैंपेन में विजय ने या उनके सहयोगियों ने कहीं ये बात नहीं की कि वो तमिल अस्मिता के खिलाफ हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति हो जाती, तो इसीलिए वो करेंगे ही नहीं। साथ ही कहीं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो उसी द्रविडियन कल्चर को, उसी तमिल अस्मिता को सबसे ऊपर रखेंगे जो डीएमके और एडीएमके करती आ रही है। उन्होंने पूरे कैंपेन में कहीं पेरियार की बात नहीं की, कहीं करुणानिधि की बात नहीं की, कहीं वो तमिल हिंदी विवाद की बात नहीं की। हाँ, विजय ने पूरे कैंपेन में न इंग्लिश बोला, न हिंदी बोला, केवल तमिल बोला। तो ये तो है कि वो कह रहे हैं कि मैं तमिल हूँ, आई एम अ प्राउड तमिलियन, और तमिल संस्कृति पर मुझे भी गर्व है, लेकिन मुझे इन रिडंडेंट इशू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें भविष्य की बात करनी है, उस भविष्य की जहाँ पर युवाओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, तमिलनाडु में विकास की चमक हो, न कि केवल हम सिर्फ यही बात करते रह जाए कि हमारी संस्कृति बहुत पुरातन है, आदिम काल से हम इसी तरह उन्नत नस्ल के प्रजाति हैं। इन सभी चीज़ों में पुराने लोगों का इंटरेस्ट होता है। इसलिए देखिए, जो रूढ़िवादी विचार हैं वो उनका वोट गया है डीएमके को और एडीएमके को। जो जितना प्रोग्रेसिव है, जो यूथफुल है, जो नई चुनौतियां देखता है, जो नई उम्मीद देखता है, उसका वोट उसी अनुपात में देखिए गया है टीवीके को। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये जनाकांक्षाओं का वोट है। युवाओं ने बड़ी शिद्दत से इन्हें चुना है और इनकी उम्मीद जुड़ी हुई है इनसे। विजय अगर इसको डिलीवर करते हैं, वेल एंड गुड। डिलीवर नहीं करते हैं तो युवा कौम तो 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। हमने देखा है अलग अलग देशों में किस तरह उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना है। टचवुड भारत में ऐसा नहीं हुआ और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसा बदलाव, हिंसक या उग्र परिवर्तन हो, लेकिन जनाकांक्षाओं को तो पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, वन इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है सर। अभी हम बात कर रहे थे केशव जी के साथ कि विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि 5 छोटे छोटे दलों का समर्थन लेके उनको सरकार चलानी पड़ेगी। और इसके साथ ही हम ये भी बात कर रहे थे कि कैसे विजय को युवाओं का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। आंकड़ों के साथ हम बात कर रहे थे कि 18 से 20 साल के जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्होंने 68% विजय को पसंद किया है। 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों ने सिर्फ 14% ही विजय की पार्टी को वोट दिया है। आपका क्या मानना है, विजय को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी शुक्रिया गौरव जी। सबसे पहले तो केशव जी बोल रहे थे, उस पर एक टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने क्रांति की बात कही और साथ में कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ऐसा हो, और उसको जाहिर बात है उन्होंने हिंसक को लेकर के उन्होंने कहा। लेकिन क्रांति जो है ना, सिर्फ हिंसा का नाम नहीं है। बिना हिंसा के भी क्रांति होती है, और सड़क पर उतर करके जब लोकतांत्रिक तरीके से होता है और बड़े पैमाने पर जब कोई काम होता है तो छोटी मोटी हिंसा को हम हिंसा नहीं बोलते, और ये भी बात है, और उसको रोका भी नहीं जा सकता है। कोई भी क्रांति छोटी मोटी हिंसा तो लेकर आती ही है। तो क्रांति की जब हम बात करें तो ऐसा क्यों है कि भाई नेपाल में हो सकती है और इंडिया में नहीं हो सकती, और हम बोले तो थोड़ा संकोच और इसके साथ बोले कि हमारे यहाँ ना हो। देखिए,
जो यूथ की बात कही जा रही थी जेन जी की, तो हमें लगता है कि तमिलनाडु में जैसे टीवी के आई है तो उसके 108 विधायकों में 93 है अंडर 40 इयर्स है। तो ये जेन जी का प्रतीक है। और जो चीज एक सिर्फ यही बात नहीं है, तो और भी कुछ बातें हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि जेन जी ने इस बदलाव को लाया है। वो बातें हैं कि जैसे जो परंपरागत पॉलिटिक्स है उसको तोड़ दिया गया है कि AIADMK और DMK आएंगे, यही दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसको तोड़ दिया गया। ये भी जेन जी है। इसके अलावा ये जो विचार थोपा जाता रहा, सनातनी विरोधी, सनातनी समर्थक, जिस तरह हिंदू समर्थक, हिंदू, ये जिस तरह से नैरेटिव बंगाल से निकालने की कोशिश की गई, तमिलनाडु से आप नहीं निकाल सकते। तमिलनाडु में ने तो ऐसा किया है कि बहुसंख्यक हिंदू एक ईसाई मुख्यमंत्री को चुन रहा है। इस देश का जो भावना रही है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, सुरक्षित एहसास कराने की जिम्मेदारी बहुसंख्यक की होती है। और ये मान्य जो बात रही है जिसमें बदलाव आया है, जिसकी राजनीति बदली है और खतरनाक तरीके से बदली है, तो उसमें एक कोर्स करेक्शन देता है तमिलनाडु और जेन जी। इसलिए भी ये जेन जी का जो बदलाव है एक बहुत बड़ा बदलाव और बड़ा संकेत है। संकेत और भी बहुत सारे हैं, जैसे जीतने के बाद में जो स्लोगन पढ़ा विजय ने कि न्यू एरा ऑफ रियल सेक्युलरिज्म एंड सोशल ये जस्टिस, तो ये दो टर्म भी जो है हमारे संविधान में बहुत महत्व रखते हैं। और इन दो टर्म्स पर देश की सियासत भी बढ़ती नजर आई है। और हमें तो लगता है कि सेक्युलरिज्म को अब नकारने वाले, चूंकि केंद्रीय सत्ता में बीजेपी और आरएसएस है, वो तो सेक्युलरिज्म बोल करके मजाक उड़ाते हैं। तो उस सियासत को भी तमिलनाडु ने अपने स्तर से वहां से जवाब देने का काम किया है। अब है कि हाँ, जो ये सैद्धांतिक और एक क्रांतिकारी बदलाव हम उसी मायने में बोलते हैं। कोई भी परिवर्तन जो समाज में व्यापक परिवर्तन लाए, मतलब ऐसा अभी का परिवर्तन वोट से है और व्यापक परिवर्तन हम व्यवस्थागत परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर व्यवस्थागत परिवर्तन लाता है तो वो क्रांति ही कही जाएगी, लेकिन ये क्रांति है कि नहीं अभी डिसाइड नहीं होगी। ये हम आने वाले समय में इस बदलाव के जब हम परिणाम देखेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ वो क्रांति थी, ये इस तरह की क्रांति है। जी बिल्कुल। केशव जी, विजय की हम बात कर रहे हैं तो ये भी लग रहा है, जैसे कल शपथ ग्रहण हमने देखा पूरा कार्यक्रम, तो वो थोड़ा नए तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नए है भी राजनीति में वो परंपरागत तौर पर हमें तमिलनाडु के नेताओं को एक खास वेशभूषा में देखने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन विजय हमेशा कोट पैंट में ही दिखे। और आज भी जिस तरह से वो तमाम विपक्ष के नेताओं के घरों में गए, ये भी एक नए तरह की पहल ही दिख रही है कि आप मुख्यमंत्री बनते ही दूसरे दिन आप तमाम उन नेताओं के घरों में जाते हैं जिनकी पार्टी को आपने इस चुनाव में हराया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विजय एक तो जननायकन वाली अपनी छवि को भी वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। विजय तमिलनाडु की राजनीति में, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं प्रेम कुमार जी जो कह रहे थे, वो किसी भी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। विजय केवल और केवल नई जन आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, इसीलिए वो तमाम जो टैबू हैं उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप जिन वेशभूषा की बात कर रहे थे, जिन परिधानों की बात कर रहे थे, वो पहनते हैं विजय। ऐसा नहीं है कि उन परिधानों में नहीं रहते हैं, देखा गया है उन्हें सार्वजनिक अवसर पर ऐसे परिधान में रहते हैं। लेकिन जब वो शपथ ग्रहण के लिए आए तो एक आम युवा देश के किसी भी हिस्से का जिस तरह का परिधान पहनता है या पहन सकता है, जिसमें कंफर्टेबल होगा उसको वो पहनते हैं। वो कैजुअल्स में आते हैं वहाँ पर शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन जिस तरह से वो अपना भाषण देते हैं उसमें तमिल अस्मिता बार बार उद्वेलित होती है। वो चीज़ सामने रखते हैं जिसको तमिलनाडु की जनता कभी खारिज नहीं कर सकती है। साथ ही साथ वो पुरानी पॉलिटिक्स नहीं करने आए हैं, वो नई वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है अपने एजेंडे को, वो क्या लेकर के आए हैं राजनीति के मैदान में, क्या उन्हें डिलीवर करना है, वो क्लैरिटी है उनके पास। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे पहले हालांकि तमिलनाडु में हीरो वर्शिपिंग की परंपरा बहुत पुरानी रही है, एमजीआर से लेकर के करुणानिधि और जयललिता तक उसी फहरिस्त के हिस्से हैं। लेकिन उसके बाद चाहे रजनीकांत हो या फिर कमला हासन हो, सीमन हो, विजयकांत हो,
तमिल सिनेमा के बड़े बड़े सितारे आए लेकिन राजनीतिक धरातल पर स्थापित नहीं हो सके। उसका कारण केवल और केवल एक था। एक तो रजनीकांत जैसे कुछ सितारे ऐसे थे जिनको एक तबके में अपनी लोकप्रियता खोने का डर था। देखिए, जब आप हीरो हैं तब आपकी फैन फॉलोइंग कुछ अलग होगी, लेकिन जैसे ही आप राजनीतिक धरातल पर पैर रखेंगे तो आपके प्रशंसक भी होंगे, आपके विरोधी भी होंगे। तो रजनीकांत इसको एक्सेप्ट नहीं कर सके, वो राजनीति के मैदान से दूर हो गए। लेकिन कमल हासन, विजयकांत, ऐसे लोग जो आए भी, उनके पास वो क्लैरिटी नहीं थी, वो उसी खेमे का हिस्सा लग रहे थे। वो डीएमके या एडीएमके से अलग अपना स्टांस नहीं बना रहे थे। वहीं पर विजय ने न केवल अपनी उपस्थिति महसूस कराई बल्कि ये भी बताया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उनके पास क्लैरिटी थी। ये ग्राफिक्स देखिए मुकुंद, वैभव माफ करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। तमिलनाडु में सिर्फ सत्ता नहीं बदला है, सत्ता का केंद्र भी बदला है। आप देखिए 2021 का चुनाव परिणाम, वहाँ पर डीएमके का क्या वर्चस्व है और डीएमके के बाद सिर्फ एडीएमके है। तो द्विदलीय शासन पद्धति आपको वहाँ पर दिखेगी। जबकि आप 2026 का ये पॉलिटिकल मैप देखें और उस पर टीवीके का फुटप्रिंट देखें, आप चाहे 2021 हो, 2016 हो, 2011 हो, तमिलनाडु के शासन का केंद्र क्या रहा है, कहाँ रहा है। एमजी रामचंद्रन के ज़माने से लेकर के करुणानिधि के ज़माने तक, जब तक डीएमके जब सत्ता में आई है, तमिलनाडु के सत्ता का केंद्र रहा है मदुरई। जी, अगर अन्ना द्रमुक की बात करें, एआईएडीएमके की बात करें, तो जब वो सत्ता में आए हैं तो सत्ता का केंद्र थोड़ा सा कोयम्बटूर की तरफ शिफ्ट होता रहा। लेकिन तमिलनाडु की राजधानी होने के बावजूद चेन्नई कभी सत्ता का केंद्र नहीं रहा है। इस बार देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, मदुरई से तोड़ दिया है इन्होंने। अब जितना वर्चस्व मदुरई क्या है, मदुरई तमिलनाडु के सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक है। बिल्कुल। अभी अब सत्ता केंद्र चेन्नई होगा, सबसे ज़्यादा सीटें इनकी चेन्नई से निकली है। मदुरई में इन्होंने अच्छा वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि मदुरई जो कोर सेंट्रल तमिलनाडु कह सकते हैं, वहाँ पर डीएमके की पकड़ अभी कमज़ोर नहीं हुई है। तो चेन्नई जो महानगरीय मतदाता हैं, उनको क्या चाहिए, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, उनको वो सारी वो पौराणिक ज़रूरतें उनकी नहीं रही है। वो उनको सनातन और इससे कुछ लेना, हिंदी विरोध से कुछ लेना नहीं है। उनको लेना है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनको लेना देना है भविष्य के सपनों से, उन्हें लेना देना है रोजगार से। अब ये सारी चुनौतियाँ विजय के सामने होंगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती होगी कि राजनीतिक संतुलन कैसे स्थापित करें। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं जो वो भ्रमण पर निकले हैं, जा रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ साथ विरोधियों से भी मिल रहे हैं। आखिर टीवीके में जो लोग चुनकर भी आए हैं वो कौन लोग हैं? इससे पहले से कई ऐसे बड़े नेता हैं जो डीएमके में थे और एडीएमके में थे। तो इन सब को संभालने के लिए शक्ति संतुलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। विजय को ये बात जानते हैं और जिस तरह के प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं वो डिलीवर करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। आप देखिए कि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने ऐसे ही प्रोमिसेस किए हैं, एक्सचेकर पर कितना लोड है, हिमाचल प्रदेश में देखिए कितना लोड है, और जहाँ भी, और दिल्ली कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल। उससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो वेलफेयर स्कीम्स में सरकार इतनी ज़्यादा उलझ गई, उनको किसी और चीज़ को संभालने का मौका ही नहीं मिला, या फिर उतनी उनके पास रिसोर्सेस नहीं हुए। हाँ, अगर आप रिसोर्सेस भी उसी तादाद में, उसी अनुपात में डेवलप करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और तमिलनाडु जैसे स्टेट में ये संभव है। इस बार युवाओं ने अन्य आयु वर्ग के वोटरों को कंप्लीटली आउटकास्ट कर दिया है और उन्होंने अपनी उम्मीदों के लिए विजय को चुना है। अब देखिए, विजय के अपने नेशनल एस्पिरेशन भी हैं। उनकी जीत के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि तमिलनाडु में कोई पार्टी सरकार बनाने जा रही है और उनके एक नहीं, दो विधायक हिंदी में संवाददाता सम्मेलन का उत्तर दे रहे हैं। जो प्रेस के क्वेश्चंस हैं उनका हिंदी में जवाब दे रहे हैं। जबकि मैं काफ़ी रहा हूं उन हिस्सों में, अगर आप हिंदी में पूछें भी, आपको ऑफ द रिकॉर्ड वो हिंदी में जवाब दे देंगे अगर वो हिंदी बोलने में थोड़े सहज हैं तो। लेकिन ऑन कैमरा वो हिंदी नहीं बोलते थे क्योंकि वो एक प्रतीकात्मक राजनीति करते थे, हिंदी विरोध की राजनीति करते थे। ये समावेशी राजनीति कर रहे हैं। युवाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ,
आप उन्हें अगर तमिल बोलने से रोकेंगे तब उनका प्रतिकार आएगा। तो तमिलनाडु में तमिल नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? बिल्कुल। एक सवाल इसमें केशव जी और निकलकर सामने आ रहा है, प्रेम कुमार जी से भी इसका जवाब लेंगे। हमने देखा कि विजय जब घर से आज सुबह निकलते हैं तो तमाम नेताओं के घर जाते हैं। स्टालिन वाली उनकी मुलाकात की चर्चा तो दिल्ली में भी काफ़ी रही, लेकिन वो AIADMK के प्रमुख पळनिस्वामी के घर गए, ऐसी कोई खबर तो सामने नहीं आई है। जबकि चुनाव परिणाम आने के बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि AIADMK का एक धड़ा चाहता है कि विजय के साथ जाया जाए और एक स्थिर सरकार चलाई जाए, और इसी वजह से AIADMK के कई सारे विधायकों को पुडुचेरी भी भेजना पड़ा था। पार्टी में टूट का डर सता रहा था। आपके हिसाब से प्रेम कुमार जी, विजय क्या फिर से एक अपनी राजनीतिक धारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके शपथ ग्रहण में राहुल जाते हैं, वो खुद स्टालिन के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन वो एक धड़े से यानी एक राजनीतिक विचारधारा से दूरी भी बना रहे हैं। वो AIADMK और BJP के लोगों से उतना ज़्यादा अभी भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए वैभव जी, पूरे प्रकरण में जो बातें सामने आई हैं उसको मैं थोड़ा रेखांकित करते हुए ये कंक्लूजन निकाल देता हूं पहले ही कि जो विजय जी की जो राजनीति है वो उद्देश्यपूर्ण और विचारधारा से प्रेरित राजनीति है। और मैं उदाहरण देता हूं, देखिए जैसे आज के ही इसमें एन राम जी बड़े पत्रकार हैं, हिंदू के संपादक रहे, उन्होंने हिंदू के संपादकीय का जिक्र किया है और उस हवाले से और अपने भी इनपुट जोड़ते हुए एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है। उन्होंने कहा है कि जो AIADMK है उसके 47 में से 39 विधायक तैयार थे विजय की सरकार बनाने के लिए। 39, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, विजय आराम से सरकार बना सकते थे, लेकिन विजय ने इस रास्ते को नहीं चुना, क्योंकि इसका मतलब होता वो जो बदलाव की राजनीति करने आए हैं उससे समझौता। तो इसके बजाय वो बार बार राज्यपाल के पास जा रहे थे, बार बार राहुल गांधी उनको सहयोग कर रहे थे, बाद में तो स्टालिन ने भी सहयोग किया, वरना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और VCK इन दोनों का समर्थन मिलना मुश्किल था। राहुल गांधी के प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रहा था। वो लोग जब स्टालिन से मिले हैं तब समर्थन मिला है। यानी स्टालिन की भी एक भूमिका बनी है इनकी सरकार में। अब इसको विचारधारा से कैसे जोड़ते हैं वो थोड़ा और एक दो लाइन बोलते हैं कि देखिए एक समय था जब तमिलनाडु की केंद्र की सरकार में धमक हुआ करती थी, और जो कि मोदी जी की सरकार में 2014 के बाद से वो धमक गायब है। वो कैसे गायब है? जैसे जयललिता जी ने वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी थी, एक बार सोनिया जी से मुलाकात हुई और वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, वो अहमियत थी। और जब मोदी जी आए तो DMK जिसकी पूरी गठबंधन की 39 में 39 सीटें लोकसभा की थी, वो अपोजिशन के साथ रही। तो तमिलनाडु का रोल सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रहा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी की राजनीति के खिलाफ में वो लगातार पिछले 10-12 साल से चला। और अभी की भी जो सियासत है उसमें भी बीजेपी विरोध की सियासत दिखती है। जैसे AIADMK का तुरंत बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेना, ये ऐलान क्यों करना पड़ा? क्योंकि 3 सदस्यों वाली बीजेपी 1 सदस्य पर आ गई, 1 MLA पर, वो भी 900 वोट से जीती। तो तमिलनाडु में किसी न किसी तरह से बीजेपी विरोध की राजनीति जो है प्रिवेलिंग है। इवन AIADMK भी उस चीज को महसूस कर रही है और स्टालिन के भी डिसीजन में ये बात सामने आई। ये चीज प्रेम कुमार जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं सर, ये चीज मुझे थोड़ा हैरान करती है। राजनीतिक रूप से बीजेपी कोई बहुत बड़ी ताकत तो तमिलनाडु में है नहीं, लेकिन बीजेपी का विरोध करके वोट काफी मिल जाते हैं। विजय ने भी अपना वैचारिक दुश्मन बीजेपी को ही बताया था चुनाव प्रचार के दौरान। इसकी वजह यह है कि लोग बीजेपी की उस क्षमता से पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो बिना चुनाव जीते हुए वो सरकार को टॉपल कर देती हैं, विधायक को खरीद लेती हैं या कुछ और कर सकती है। इस बार भी उस समय उस तरह की बातें उड़ रही थी। सही और गलत होना अलग बात है, लेकिन बीजेपी के बारे में ये एक धारणा बन गई है। तो ऐसा लग जैसे अभी महिला आरक्षण बिल आया था तो उसमें परिसीमन का सवाल जुड़ा था, तो सबसे ज्यादा विरोध तो तमिलनाडु से ही हुआ। उसके राजनीतिक कारण भी हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक कारण नहीं है, लेकिन परिसीमन पर सरकार को अपना स्टांस बदलना पड़ा, बताना पड़ा हम ये नहीं ये चाहते हैं। इस तरह से तमिलनाडु को संतुष्ट करने का भी प्रयास हुआ।
लेकिन वो विरोध जिंदा है दिखा और मजबूत दिखा। और यही कारण है कि स्टालिन की भी स्टैंड ये रहा कि नहीं, एक जनादेश वाली सरकार के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए, और साथ साथ प्रतिपक्ष की कुर्सी भी बचाना महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया है, एक तो सरकार बनने दिया है, दूसरा प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचाया। ये नहीं कि उनके साथ मिल गए या कुछ, प्रतिपक्ष पर जो रहेगा वही कल सत्ता पक्ष भी बनेगा। इस बात को स्टालिन समझते हैं। तो इस तरह से एस्टैब्लिश हुई है विजय की राजनीति, विचारधारा के स्तर पर एस्टैब्लिश हुई है। बिल्कुल केशव जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। जैसा कि अभी प्रेम कुमार जी ने बताया कि वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन दोनों दलों के प्रमुख जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम डीएमके से अपना नाता तोड़ नहीं रहे हैं, हम विजय को सिर्फ इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि कोई राजनीतिक अस्थिरता ना आ जाए राज्य में, ये संकट खत्म हो, एक नई सरकार बन जाए। क्या आपको लगता है कि 5 साल अगर विजय सरकार चलाते हैं तो उसके पीछे उन्हें डीएमके से कोई गुप्त समझौता करना पड़ेगा, ऐसा करके कुछ? गुप्त समझौते की बात पर बाद में जाएंगे, और इनफैक्ट जो सरकार बनी है ये भी गुप्त समझौते के आधार पर बनी है। जो बात आप कह रहे हैं, जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, पर्दे के पीछे की वो सच्चाई है। ये सरकार विजय ने बनाई है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ये सरकार स्टालिन ने बनवाई है। अगर स्टालिन अपना वीटो कार्ड खेल देते तो वहाँ पर जो उनके सहयोगी थे सीपीआई सीपीएम, वो नहीं जा रहे थे विजय के साथ। बिल्कुल, उनकी प्रतिबद्धता स्टालिन के साथ जुड़ी हुई थी, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है, जो इनफैक्ट हमारी भी जो वन इंडिया की तमिलनाडु ब्यूरो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और ये स्कूप पहले से भी आ रहे थे कि चुनाव नतीजों के बाद स्टालिन ने अपने सहयोगियों को कहा, इनफैक्ट डीएमके के जो कुछ पुराने नेता जो इस बार टीवीके से चुनकर आए हैं, वो मीडिएशन कर रहे थे, उन्हें स्टालिन ने एक संकेत दिया कि आप जाएं और टीवीके की सरकार बनवाएं, क्योंकि यदि टीवीके की सरकार नहीं बनती है तो सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? तमिलनाडु को और स्टालिन को होगा। अभी सरकार में भले टीवीके हो, लेकिन इसका नियंत्रण कहीं ना कहीं स्टालिन के पास भी रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर स्टालिन इनकी मदद पर्दे के पीछे से नहीं करते तब क्या संभावनाएं थी? राष्ट्रपति शासन लगता तो फिर शासन की बागडोर कहां पर बीजेपी को भी मौका मिल सकता था खेल करने का। बीजेपी नहीं, अगर राष्ट्रपति शासन भी लगता है, अगर राज्यपाल वहां पर परोक्ष रूप से शासन करते हैं, तभी तो सत्ता बीजेपी की ही हो जाएगी ना। तो उनको तो किसी न किसी तरह वहां पर ब्लॉक करना ही था। तो इसलिए अच्छा, स्टालिन के लिए यह हार बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है। हर दूसरे चुनाव में डीएमके हारती रही है। ये इस ग्राफ को देखिए, ये भी बड़ा बहुत ही मजेदार है। इसमें देखिए, पहला जो बॉक्स है उसमें देख रहे हैं किस तरह से टीवीके सर्ज की है। पहला चुनाव लड़ रही है, उनका वोट परसेंटेज ऑफ कोर्स स्टिप है, बहुत आगे बढ़ा है। दूसरा जो बॉक्स है वो है डीएमके का। डीएमके का देखिए उतनी गिरावट नहीं है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी कौन झेल रहा था? डीएमके झेल रही थी। तो ये जो मैंडेट है वो तो डीएमके के खिलाफ ही है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो हुआ है एडीएमके का। तो आप जो बात पूछ रहे थे कि सबसे ये मिलने गए हैं, एडीएमके से मिलने नहीं गए हैं, पलनीस्वामी से मिलने नहीं गए हैं, उसका जवाब शायद थोड़ा बहुत इस ग्राफ में भी छुपा हुआ है। क्योंकि टीवीके ने जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, वो एडीएमके है। अब देखिए एडीएम किस तरह से धाराशायी हुई है। जो सरकार विरोधी वोट थे, जो अमूमन दूसरे चुनावों में तीसरा कोई ऐसा मजबूत विकल्प या भविष्योन्मुख विकल्प नहीं होने के कारण इस पार्टी से उस पार्टी में शिफ्ट होते थे, वो सारा का सारा मामला चला गया है टीवीके के साथ। ठीक है, तो ये करवाहट थोड़ी बहुत जरूर होगी। दूसरी बात जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, मैं उस पर 100% सहमत हूं कि एडीएमके की अपनी गुप्त राजनीति है, और एडीएमके का अगर विजय साथ लेते तो पूरी तरह से एडीएमके उनको कंट्रोल करती। दूसरी बात, विजय ये भी जानते हैं कि आज भी एडीएमके में एक असंतुष्ट धरा है, जो चाहता है किसी प्रकार वो सत्ता में आए, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो होते हैं, अगर वो सत्ता में नहीं है, न केंद्र की सत्ता में सहयोगी हैं, न राज्य की सत्ता में है, तो बहुत दिनों तक पार्टी को भी बचाकर रखना उनके लिए एक मुश्किल काम हो जाता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। वहाँ पर एडीएमके पिछले 5 सालों सत्ता में नहीं, अगले 5 साल अब कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो लोग संघर्ष करते रहे हैं ग्राउंड पे, उनको चाहिए कुछ न कुछ, इसलिए वो कोशिश में लगे हुए हैं। तीसरी बात, बीजेपी के एंगल पर आप आते हैं, और प्रेम कुमार जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स उस पर बताए हैं।
मैं प्रेम कुमार जी की बातों में ही ऐड करना चाहूँगा, बीजेपी 3 विधायक से केवल 1 विधायक पर ही नहीं आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत करीब 11.3 हुआ करता था तमिलनाडु में, जो कि इस बार के चुनाव में गिरकर 3% पर आ गया है। तो ये 8% जो वोट का नुकसान हुआ है उनको। और इतना ही नहीं, बीजेपी को देखिए कितने अपमान के घूंट वहाँ पर सहने पड़े हैं। उनके सबसे बड़े कद्दावर नेता तमिलनाडु में कौन है? अन्नामलाई हैं, जिन्होंने पिछली बार लीड किया था। इस बार अन्नामलाई को उन्हीं के गृह क्षेत्र से टिकट नहीं दिया जाता है। जहां पर उनका स्ट्रांग होल्ड रहता है वहां से पलनीस्वामी खुद चुनाव लड़ते हैं। यहां तक कि कैंपेन से भी उन्हें हटा दिया गया था। अन्नामलाई पूरे चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे केरलम में। तो बीजेपी चुनाव के ठीक बीच में ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाह रही थी, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी को भी एक अदद सहयोगी की तलाश है। उन्हें भी लग रहा है कि एडीएमके अब फूका हुआ कारतूस हो चुका है, इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले ही पासा तो विजय की तरफ फेंक दिया था। बिल्कुल। और लेकिन वही बात है, अब देश भर के तमाम राज्य जो हैं वो ये जानते हैं कि बीजेपी किस तरह से आती है, किस तरह से अपना प्रसार करती है। और जो कह रहे थे प्रेम कुमार जी की बिना सरकार में आए सरकार कैसे बना लेती है, बिना चुनाव में आए सरकार कैसे बना लेती है। एंड टाइम एंड अगेन बीजेपी इस बात को सही भी साबित करती रहती है। जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उसमें बीजेपी की स्वीकार्यता अभी उस स्तर पर नहीं बनी है। यद्यपि कर्नाटक में वो आए हैं सत्ता में 2 बार 3 बार आए हैं। अभी आंध्र प्रदेश में वो सहयोगी दल की भूमिका में है, लेकिन मास लेवल पे अगर एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो अभी बीजेपी वहाँ के जनमानस को स्वीकार्य नहीं है। इसका फायदा जो द्रविडियन पार्टी है वो जरूर उठाती है, क्योंकि जब तक बीजेपी का डर नहीं दिखाएंगे तब तक उनके हिस्से में वोट भी नहीं आएगा। यही कारण था कि अगर बीजेपी से अलाइनमेंट थोड़ी भी दिखाते तो बहुत ज़्यादा यह संभव था कि जो नतीजे हम आज देख रहे हैं वो शायद नहीं होते। क्योंकि चाहे युवा विकास की बात करें तमिलनाडु के या फिर वो रोजगार की बात करें, उन्हें उनके अंदर तमिल प्राइड की भी उतनी ही जगह है जितने उनसे पिछले वाले जनरेशन में थी। तो ये बात भी विजय अच्छी तरह समझते थे। उसी का नतीजा था कि बीजेपी के प्रस्ताव को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। वरना आज बताइए देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ऐसी जो सामने से बीजेपी जैसी प्रभावशाली सत्ताधारी पार्टी, केंद्र की सत्ता में 12 सालों से विद्यमान है, वो सामने से आकर कहे कि हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं और वो खारिज कर दे। तो विजय को आप अपरिपक्व राजनेता समझने की गलती भी ना करें। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। प्रेम कुमार जी, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। 2016 में जब जयललिता की मौत हुई थी और एआईएडीएमके में उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी पनीरसेल्वम और पलनीस्वामी के बीच में, उस वक्त डीएमके के नेता ये कह रहे थे कि अमित शाह सबको डिसाइड कर रहे हैं, एआईएडीएमके कैसे चलेगी वही दिल्ली में सब बताते हैं। और पलनीस्वामी उनके काफ़ी करीबी भी बन चुके थे, अभी भी शायद वो हैं उनके बहुत करीबी। लेकिन एआईएडीएमके अभी पतन की ओर दिख रही है। पार्टी में लगातार विधायकों की संख्या तो कमी हो गई, अब 10 साल वो सत्ता में दूर ही रहेगी। भविष्य बीजेपी तमिलनाडु में अपना कैसे देख रही है? क्या टीवीके को जो सरकार बनाने के लिए परेशान किया गया, थोड़ा सा उनको राज्यपाल के कई बार चक्कर लगाने पड़े, उसके जरिए क्या बीजेपी ने कोई ऐसा संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे साथ जुड़ने में ही आपकी भलाई होगी? और खासकर इस बात पे बल तब भी मिलता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में थे और उन्होंने खुले मन से रेवंत रेड्डी जी को कह दिया कि आइए जुड़ जाइए तो फायदे में ही रहेंगे। देखिए, इसको आप तमिलनाडु के लिए ही संदेश समझिए कि तेलंगाना से उन्होंने तमिलनाडु को संदेश दे दिया। और जो बात नरेंद्र मोदी जी ने वहां जिन तथ्यों के हवाले से कही, वो तथ्य तो स्पष्ट रूप से झूठ थे। भाई, गुजरात को केंद्र अधिक सहायता प्रदान करता है, ये तो तथ्य सही नहीं है। भाई, ताजा आंकड़े भी 6000 करोड़ से ज्यादा का केंद्रीय समर्थन गुजरात को था और 3600 समथिंग का समर्थन तेलंगाना को था। तो ये कहना कि आपको हम 10 साल जैसे गुजरात को दिया उतना ही हम आपको दे भी देते हैं, तब भी जहां तक मुझे जानकारी है आपको आधा ही मिलेगा अभी जितना मिल रहा है, ये बढ़ चढ़कर और गलत तरीके से कही गई बात थी। और अंत में कहना कि इससे तो अच्छा है कि आप मेरे साथ चले आइए। अब बैड टेस्ट में हमेशा इस बयान को लिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है दूसरा भी इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन फौरी तौर पर मुझे इसे ये बैड टेस्ट में लगा। और तमिलनाडु को भी ये संदेश
जाता है सीधे तौर पर। और ये भी बात है कि तमिलनाडु में जिस तरह से जेन जी जुड़ा है इस बदलाव में, अभी किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस जेन जी के इम्पैक्ट के खिलाफ कोई पॉलिटिकल स्टैंड ले ले। तो समय बिताना पड़ेगा और पैर कैसे फैलाया जाए। देखिए, द्रविड़ पॉलिटिक्स अभी भी खत्म नहीं हुई। अब द्रविड़ पॉलिटिक्स मजबूत है, जिंदा है, लेकिन इसके बीच का स्पेस प्लस द्रविड़ पॉलिटिक्स में शामिल होते हुए एक नई जगह टीवीके ने बनाई है। तो अब बीजेपी का जो, या इवन कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां जो नॉन द्रविड़ स्पेस में अपने लिए स्पेस देखती थी, उनके लिए तो वो स्पेस खत्म हुआ है। तो कांग्रेस ने तो उनका समर्थन करके एक तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में अपना समर्थन जुगाड़ने का इंतजाम किया है। ये इंतजाम बीजेपी भी चाहती थी, पहले भी ऐसे होता था, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है। वो सेंगुल वाला प्रकरण याद होगा, जब हमारा नया संसद भवन जो हमारा नया तैयार हो रहा था, तो सेंगुल लेकर के पहुंचे थे, लेकिन वो सारे प्रतीक की सियासत की काफी तारीफ सफल नहीं की, हुई। प्राचीन भाषा बताया। तमिल काशी समागम भी शुरू हुआ, उसका दूसरा वर्ष भी मनाया गया है। काफी कोशिशें की बीजेपी ने जी, पर उसका चुनाव में प्रभाव नहीं दिखा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोशिशें उन्होंने की और अपने, जाहिर बात है, नेता भी बदले, एआईएडीएमके से भी गठबंधन करके देखा, लेकिन हुआ क्या कि उनको डीएमके अगर मिल जाता बीजेपी को तब तो बात अलग होती, मगर डीएमके इतनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन से जुड़ा रहा। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी हमला भी कर रहे हैं कि डीएमके का साथ आपने छोड़ दिया, परजीवी है कांग्रेस, धोखेबाज है कांग्रेस। ये जो हमला है इस वजह से भी है कि हमने तो डीएमके को बहुत चाहा कि हमारी तरफ आ जाए, वो आए नहीं। और एआईएडीएमके इतनी अलोकप्रिय हो गई है, और विरासत की लड़ाई में कौन सच्चा जयललिता की राजनीति का विरासत कर रहा है, राजनीति की विरासत, वो भी स्पष्ट नहीं है। तो हमें लगता है एआईएडीएमके खारिज हो रही है इस चुनाव के बाद, ऐसा लग रहा है उसका डिक्लाइन होगा। तो यहीं पर द्रविड़ पॉलिटिशियन लोकल अगर बीजेपी डेवलप कर पाए, क्या कांग्रेस भी या कोई भी कर पाए, तो एआईएडीएमके वाली जगह पर लोकल के साथ, ये नहीं कि नेशनल चेहरे से आप वहां पॉलिटिक्स कर लेंगे, तो एक पार्टी खड़ी की जा सकती है, राजनीति खड़ी की जा सकती है। लेकिन हमें लगता है उसमें भी 4-5 साल मेहनत करना पड़ेगा। अभी तत्काल हमें राष्ट्रीय पार्टी के लिए तमिलनाडु में जगह नहीं दिखती है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि विजय की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। राहुल गांधी कल मंच पर पहुंचे थे और एक रील इंस्टाग्राम पे डाली गई थी राहुल गांधी की टीम के द्वारा, और रील देखते ही देखे बहुत ज़्यादा मिलियन व्यूज़ आ गए, और बाद में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उसको ब्लॉक करवा दिया सरकार ने। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। एक सवाल प्रेम कुमार जी, बीजेपी से जुड़ा हुआ और है, उसके बाद फिर केशव जी के पास चलेंगे। एक बात ये भी हो रही है कि स्टालिन को ये भी डर था, इसलिए उन्होंने वीसीके और आईयूएमएल से कहा कि आप जाकर विजय का समर्थन कीजिए। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं विजय को बीजेपी से दूर रखना है। क्या स्टालिन के मन में ये भी होगा कि विजय को बीजेपी से किसी तरह दूर रखा जाए? अगर वो एआईएडीएमके के साथ सरकार बनाते तो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी तो एआईएडीएमके को कंट्रोल करती ही है, ऐसा कई सारे लोगों का कहना है। जी, आपके पहले उस बात को भी बोल दूं, वो रील वाली जो बात है वो कुछ समय के लिए बैन जरूर हुआ था, लेकिन आज उसको फिर स्पष्टीकरण भी आया कि तकनीकी कारण से बैन हुआ, और वो फिर से रिलीज कर दिया गया। अब देखा जा रहा है, उसका फैक्ट ये है। तो बैन भी हुआ, बैन बोलना ठीक नहीं है, मतलब तकनीकी कारण बोला जा रहा है, तो वो हटा और फिर वापस आया। अब इसको जैसे भी देखा जाए। उसके बाद आपके प्रश्न पर आता हूं, तो वो जो आप कह रहे हैं इसके 2-3 आयाम हैं। एक ये कि तमिलनाडु की सियासत में जो बदले की सियासत होती है वो कम से कम स्टालिन के साथ नहीं होगी। स्टालिन ने इंश्योर कर लिया है अपने व्यवहार से, सरकार को बना करके, पर्दे के पीछे भूमिका से इंश्योर कर लिया है। दूसरी बात यह है कि प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी वो विराजमान है, और एआईएडीएमके आगे न बढ़ जाए इसका खतरा उनको ज्यादा है, इसलिए उस पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमें आगे की राजनीति करनी है। नेशनल पॉलिटिक्स में
जो कांग्रेस और बीजेपी हैं उसमें वो जानते हैं कि कांग्रेस को तो हम हैंडल कर सकते हैं इंडिया गठबंधन में, बीजेपी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस के साथ रहते आए हैं तो उस चीज को थोड़े से डिसेंट के साथ में हम इंडिया गठबंधन में ही रह लेंगे, फैसला बाद में करेंगे, अभी तो डिसेंट बने रहना जरूरी भी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताएंगे क्या। तो इनका जो रुख और रुझान है वो एक तो तमिलवाद है और दूसरा जो कि बीजेपी से हमेशा वैचारिक रूप से क्लैश हो जाता है चाहे जिस कारण से हो, तो इसलिए वो बीजेपी से दूरी भी इसको मान लीजिए, और कांग्रेस के साथ रह करके नेशनल पॉलिटिक्स में भी तो अब भूमिका निभानी है, क्योंकि भाई इस देश में जो स्टेट पॉलिटिक्स में फेल हो जाता है वो नेशनल पॉलिटिक्स में भूमिका खोजने लगता है। ये भी एक सच्चाई है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन भी हो, वो भी नेशनल पॉलिटिक्स में भूमिका खोज सकते हैं। तो इसके लिए उनको बीजेपी की विरोध की पॉलिटिक्स जो है सूट करती है, तो स्टालिन उस चीज को बनाए हुए हैं। और जाहिर बात है कि लोकल स्तर पर तमिलनाडु में वो उनको टीवी के विरोध की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, आज भले नहीं कर रहे, इसलिए वो दिखा करके नहीं बोल रहे हैं कि हम टीवीके की सरकार बना रहे हैं, उनको टीवीके से लड़ना पड़ेगा तभी वो प्रतिपक्ष की कुर्सी बना सकते हैं। तो लेकिन इंडिया गठबंधन में चूंकि ये कैरेक्टर रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस लड़ करके भी इंडिया गठबंधन में होते हैं, तो ये संभव है कि तमिलनाडु में एक तीसरा इंडिया गठबंधन का सदस्य खड़ा हो जाए, इसके बावजूद की बिटरनेस रहे दोनों पक्ष में, स्टालिन और में, ये मुझे लगता है। मैं इसलिए सैद्धांतिक रूप से बोल रहा हूं क्योंकि राजनीति प्रेम भाव से नहीं होगी कि हम आपकी सरकार भी बनाएंगे और प्रतिपक्ष भी रहेंगे, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। आखिरी के दो सवाल हैं, केशव जी आपसे जवाब लूंगा, उसके बाद फिर प्रेम कुमार जी के साथ पास भी चलेंगे उनकी आखिरी टिप्पणी लेने के लिए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन नतीजों को आप अभी तक के लिए मत देखिए, 5 राज्यों के नतीजे आए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी का अभी सबसे वो किला जिसको वो फतह करना चाहते थे वो बंगाल था, उनका पूरा फोकस इस चुनाव में बंगाल पे था, पूरी टीम लगी हुई थी अमित शाह की बंगाल में, लेकिन बंगाल अब उनके हाथ में आ चुका है, इसलिए अब वो उधर सब लगभग सारे राज्य आ चुके हैं, वही झारखंड बचा हुआ है, वहां भी वो आज नहीं तो कल वो सत्ता में आने की कोशिश कर ही लेंगे, एक बार सत्ता का स्वाद चख भी चुके हैं, रघुवर दास मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब वो दक्षिण में आएंगे, तेलंगाना में उनके लिए उम्मीदें बन सकती हैं, लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीते थे तेलंगाना में। इसके साथ ही केरला में राजू चंद्रशेखर को खुली छूट दे रखी है, 3 विधायक भी चुनकर आए हैं, तिरुवनंतपुरम में मेयर भी हो चुका है। तमिलनाडु में भी स्टालिन को ऐसा लगता है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि भविष्य में बीजेपी आने वाली है, पूरे ताकत के साथ आने वाली है, साधन संसाधन के साथ आने वाली है, और वो भविष्य देख रहे हैं, वर्तमान में बहुत ज़्यादा वो पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। और यही बात जैसा ममता को लग गई थी 2016 के बाद से कि बीजेपी भले 3 सीट जीती हो लेकिन बीजेपी यहाँ आ रही है। 2019 में हमने देखा बीजेपी कैसे 18 लोकसभा सीट जीत गई, तो बीजेपी आज सरकार बना चुकी है। क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में अभी बहुत कुछ बदलने वाला, और बीजेपी अगर आएगी भी तो वो किस तरह आएगी? तमिलनाडु की राजनीति में मुझे लगता है जो बदलने वाला था वो बदलाव हम देख चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अभी नहीं लगता है कि तमिलनाडु के मतदाता बीजेपी की जो राजनीति रही है उसको अंगीकार करेंगे। किसी तरह अगर बीजेपी आती भी है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि विद्रोह जरूर पनप सकता है, लेकिन बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, ये इस आकलन को बीजेपी बार बार ध्वस्त कर देती रही है। बिल्कुल। बंगाल में केशव जी आपको रोकना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का 2016 के परिणाम के बाद मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे, 2021 के बाद भी कह रहे थे कि बीजेपी यहां आ ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ के बांग्ला भाषी जो लोग हैं वो अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर बहुत ज़्यादा ही अडिग रहते हैं, और वो हिंदी भाषी बीजेपी के नेताओं को स्वीकार नहीं करेंगे, वो यहाँ पर आकर रैलियां करते हैं तो वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाते, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे थे। लेकिन उसी बांग्ला भाषी राज्य में बीजेपी अब सरकार में आ रही है। ठीक है, और आप जो कह रहे हैं वो हुआ है, लेकिन देखिए बीजेपी वहाँ निरंतर प्रयास करती रही थी, आखिर ये हुआ भी है तो कैसे हुआ है? वो ममता के सिपाह सालार को अपने साथ लाते हैं। शुवेंदु अधिकारी आखिर कौन है? 2019 में शुवेंदु अधिकारी का आप भाषण सुनिए जी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो मंच से क्या क्या कह रहे हैं सुनिए, और फिर 2020 में कैसे उनका स्वर बदल जाता है, 2021 में वही सारी बातें वो ममता बनर्जी के लिए कह रहे होते हैं, और 2026 में तो वो बतौर मुख्यमंत्री वहाँ पर सत्तानशीं हो जाते हैं। राजनीति बदलती है, राजनेता भी बदलते हैं, राजनीतिक विचारधारा भी बदलती है, सब कुछ करवट लेने वाली चीज़ है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वैभव, कि तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी की स्वीकार्यता मुझे फिर भी संदिग्ध लगती है।
अगर आप ये जनमानस के तौर पर देखना चाहें तो कलकत्ता में आप या बंगाल के किसी भी हिस्से में फॉर दैट मैटर अगर आप जाके हिंदी में भी वार्तालाप करने की कोशिश करें या हिंदी भाषी आप हैं तो आपको उस तरह का सामने से कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। बल्कि तमिलनाडु में आप जाएं तो फिर ये स्थिति मुश्किल थोड़ी हो जरूर जाती है। मैं व्यवहारिक रूप से कह रहा हूँ, इसमें कोई राजनीति इसमें मिली हुई बात नहीं है। वहाँ पर संवाद के लिए भी हिंदी को उतना तरजीह नहीं दिया जाता है और तमिल भाषी जो हैं हिंदी यद्यपि अच्छा जानते हैं। मैं कई सारे तमिल विद्वानों को जानता हूँ, तमिल के हिंदी विद्वानों को जानता हूँ। हिंदी में उन्होंने पीएचडी कर रखे हैं, उन्होंने व्याकरण की किताबें लिख रखी है, हिंदी से भी संस्थाएं चलती है। और जयललिता का पुराना भाषण वायरल होता है हिंदी में, कितना अच्छा बोलती है। और यहाँ तक कि आप ये भी समझिए कि महात्मा गांधी ने जो दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा बनाई थी, पहली इकाई उसकी उसी चेन्नई में बनाई गई है और वहाँ से पीएचडी तक का सर्टिफिकेशन कराया जाता है। वो हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ है, हिंदी के खिलाफ नहीं है। जैसे उत्तर भारत में प्रचार किया जाता है वो हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी इम्पोजिशन के विरोधी हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हिंदी इम्पोजिशन का प्रतीक समझा जाता है। तमिलनाडु ही क्यों, देखिए कर्नाटक में भी अब हिंदी विरोध की आग थोड़ी थोड़ी सुलगने लगी है। और मैं अब आपको बात बताऊं 2017 की, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में जो मेट्रो स्टेशन पे हिंदी में नाम लिखे हुए थे मेट्रो स्टेशन का, उनको पोत दिया गया था काली स्याही से, बिल्कुल बिल्कुल काले रंग से। क्यों? हिंदी में, जबकि मैं कर्नाटक में तो वर्षों तक रहा हूं और हिंदी को लेकर कोई विरोध ही नहीं है। वहां के 90-95% आदमी हिंदी समझ जरूर लेते हैं और करीब 80% आदमी टूटी फूटी हिंदी बोलते भी हैं, 50% से अधिक आदमी अच्छी हिंदी बोलते हैं। लेकिन उनके कन्नड़ भाषा पर, उनके कन्नड़ संस्कृति पर हिंदी क्यों थोपी जा रही है? इस वजह से वो वहाँ पर विद्रोह उठा था। ये चीज़ बंगाल में आपने नहीं सुना होगा। बंगाल में वो कहाँ, वहाँ पर आराम से सब कुछ चल रहा है, समावेशी है। इसीलिए मुझे लगता है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स में बीजेपी की एंट्री अभी संदिग्ध है। दूसरी भाषा बात, अभी भी वहाँ बड़ी बाधा है, भाषा। और दूसरी बात जो हिंदुत्व, हम आज जो फैसले की चर्चा कर रहे हैं इसमें डीएमके और एडीएमके हारी हुई जरूर लगती है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई है। अभी जो डीएमके का जो वोट परसेंटेज है उनके साथ बना हुआ है। 35% वोट मिला है विजय को और करीब 31% वोट मिला है डीएमके को। तो जो द्रविड़ सेंटीमेंट वाले वोट हैं वो उनके साथ बने हुए हैं। तो ये खत्म नहीं हुई है ये राजनीति। बीजेपी चरम हिंदुत्व की प्रतीक है दक्षिण भारत में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप जाएं वहाँ पर कुछ दिन रहें तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, अब हम आते हैं स्टालिन की राजनीति पर ही। क्यों बीजेपी की एंट्री मुश्किल है? एक तीसरा अगर कोई विकल्प चाहिए था राज्य को तो एक विकल्प तो मिल ही गया है। बिल्कुल। एक बेहतर विकल्प मिला है जिसके पास करिश्माई छवि है, जो सिनेमा के पर्दे पर वंचितों को न्याय दिलाता है, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को दंड देता है। अब इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ लोगों ने विजय को चुना है। तो लार्जर देन लाइफ इमेज वाला एक हीरो उनका नेता भी है और उसको इन रूढ़िवादी विचारों में कोई विश्वास नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को मिल चुकी है। तो बीजेपी के पास क्यों जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, इस बात पर आते हैं बीजेपी को एंट्री देगा कौन? आप ये समझिए कि तमिलनाडु में आखिर विजय की पार्टी 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। आखिर राज्यपाल बुला क्यों नहीं रहे थे उन्हें? बार बार इन्हें राज्यपाल के पास जाना पड़ रहा था। किसके इशारे पर रोका जा रहा था? आप कह सकते हैं ये 164 में राज्यों में राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है, किसको बुलाएंगे? विशेषाधिकार तब कहाँ चला जाता है जब येडियुरप्पा कर्नाटक में 104 विधायक थे, 113 का बहुमत था। बिल्कुल, और उनको बुलाया जाता है, 1 हफ्ते में उनको रिजाइन करना पड़ता है। राज्यपाल का विशेषाधिकार महाराष्ट्र में कहाँ चला जाता है? राज्यपाल का विशेषाधिकार उत्तर प्रदेश में कहाँ चला जाता है? आप रोमेश भंडारी प्रकरण याद कीजिए। आखिर यह किसी न किसी के इशारे पर हो रहा होगा ना। बिल्कुल। आज जितनी जरूरत बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी की है, अगर डीएमके अकेले बीजेपी के साथ आ जाए तो दोनों जरूरत चुटकी में पूरी हो जाएगी। बीजेपी का आमंत्रण तो डीएमके को भी था। आखिर ये जो बात चल रही थी कि डीएमके और एडीएमके एक हो सकते हैं, इसको ऑर्केस्ट्रेट कौन कर रहा था? लेकिन
डीएमके और स्टालिन इस बात को समझते हैं कि एक बार उनके ऊपर मोदी की बीजेपी के सहयोगी होने का ठप्पा लग गया तो तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिक्स में उनकी वापसी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, खासकर आज वाली भाजपा का आज ठप्पा तो मोदी बहुत- की बीजेपी जी, क्योंकि पहले गठबंधन में रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में डीएमके उनके गठबंधन में रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो गठबंधन था जिसमें राम मंदिर उनके एजेंडे में नहीं था, वो गठबंधन था जिसमें 370 उनके एजेंडे में नहीं था। ये वो गठबंधन है न जिसने न कि अपने एजेंडे में इन सारे प्रचंड हिंदुत्व वाले मुद्दे रखे, बल्कि उसको एक एक करके इम्प्लीमेंट भी किया। अब तो इनके एजेंडे में यूसीसी भी है। बिल्कुल, तो इसका आरोप, इसका दाग स्टालिन अपने राजनीतिक दामन पर बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे, इसीलिए उन्होंने ना एडीएम के करीब जाने का संकेत दिया, क्योंकि एडीएमके के करीब जाना भी बीजेपी के करीब जाना ही समझा जाएगा। बिल्कुल, और बीजेपी से करीबी की तो कोई बात ही नहीं है। काफ़ी विचार विमर्श किया गया होगा इस पर, और 2 दिन का जो विलंब था, 3 दिन का जो विलंब था, उसका कारण केवल यही था, कुछ न कुछ तो नाटक चल रहा था पर्दे के पीछे, जिसका पटाक्षेप आखिरकार हमने 2 दिन पहले देखा। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपके पास भी सर इसी सवाल को लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है अमित शाह की पूरी टीम अब कहाँ ताकत लगाने वाली है? सुनील बंसल और भी तमाम लोग, भूपेंद्र यादव, ये सब लोग जो बंगाल में डटे हुए थे और बंगाल का किला ममता दीदी के हाथों से छीन लिया इन्होंने। दक्षिण में हम बात करें तो केरल में थोड़ा बहुत डेमोग्राफी सपोर्ट नहीं करती बीजेपी को, वहाँ पर ईसाई पॉपुलेशन ठीक ठाक है, मुस्लिमों की आबादी भी ठीक ठाक है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु तो एक हिंदू बाहुल क्षेत्र है, वहाँ तो बीजेपी के लिए संभावनाएं बन सकती हैं। जैसा केशव जी ने कहा कि भाषा अभी भी एक बड़ी बाधा है बीजेपी के लिए, उसका हिंदुत्व भी बड़ी बाधा है। लेकिन अगर प्रेम कुमार जी बीजेपी पूरी ताकत के साथ आएगी, तमाम दलों में तोड़फोड़ करेगी, जैसे टीएमसी के बहुत सारे नेताओं को लेकर आई वो, अगर वो ऐसा तमिलनाडु में भी करेगी तो नेताओं की कमी भी पूरी हो जाएगी। देखिए, बीजेपी जिस हिंदुत्व को लेकर चलती है वो हिंदुत्व मोटे तौर पर थोड़ा सा बैड टेस्ट में होता है, गोबर पट्टी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बेल्ट जो है यहाँ पर ज्यादा सूट करता है, और हिंदुस्तान भी इधर ही सूट करता है। तो बीजेपी का जो हिंदुत्व है इसको दक्षिण में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें घुसपैठिए बोल करके एक नैरेटिव खड़ा करना अलग बात है। हम जानते हैं घुसपैठिए को लेकर व्यवहार में बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, केवल गुब्बारा फुलाया है कि भगा देना है, पकड़ लेना है, ये करना है, वो करना है। तो इस चीज को दरअसल दूर से दक्षिण देख रहा है कि उत्तर में हो क्या रहा है। तो उत्तर में जो हिंदुत्व के नाम पर चीजें हो रही हैं उससे दक्षिण अवेयर हो रहा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस रखता है। और ये जो थोड़ा सा हट के बात हो जाएगी, लेकिन हिंदी को लेकर के जो वो इम्पोजिशन की बात बोलते हैं ना, वो इम्पोजिशन किस लिए बोलते हैं? देखिए, उत्तर भारत में अगर किसी हिंदी भाषी को पढ़ना होता है तीसरी भाषा, तो वो कोई दक्षिण की भाषा नहीं लेता है, वो फ्रेंच लेगा, वो जर्मन लेगा, वो तीसरी भाषा लेता है। और दक्षिण भारत में उनको कहा जाता है कि आप हिंदी लो, तो ये इम्पोजिशन है। तो इस इम्पोजिशन को वो लोग विरोध करते हैं, ये भी बात है। और बीजेपी इसमें चूंकि दिखती है, उनको यहाँ उत्तर भारत की पॉलिटिक्स की ज्यादा जरूरत रही है, तो ये बात जोर शोर से बोल रहे हैं। अब दक्षिण भारत में जाने के लिए उनको टोन डाउन करना पड़ेगा। तो बीजेपी की राजनीति अभी टोन डाउन करने वाली हुई नहीं है, होगी, जब होगी तो वो दक्षिण में फिर उस तरह से प्रवेश करेंगे। तो अभी जो दक्षिण है, दक्षिण की बड़ी आकांक्षा है कि वो दिल्ली में की सरकार को कंट्रोल करें। ये आकांक्षा अभी बहुत दिन के बाद से अधूरी है। भाई, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुई थी तो दक्षिण का शासन था। अब राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरा दक्षिण का जो वोट मिला था, सीटें मिली थी, उसी हिसाब से कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन आज दक्षिण जो है बीजेपी को जेल नहीं करता है, तो हमें लगता है टाइम लगेगा। चूंकि वो, मैंने कहा कि उत्तर में जो उनका हिंदुत्व चलता है, वो हिंदुत्व दक्षिण में मान्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें मॉब लिंचिंग भी आ जाती है, उसमें भी कुछ नहीं होता है। इसमें जय श्री राम का इस्तेमाल आक्रामक रूप से होता है। आम हिंदू, यहाँ के हिंदू पसंद कर लेते हैं, क्योंकि
को घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम 80-20 करके समझाया जाता है और हम सब समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर के जो हिंदू हैं वो हिंदू इन चीजों को समझ रहे हैं, दूर से समझ ले रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए बीजेपी की राजनीति वहां हिंदुत्व की काम नहीं करती, वरना मैंने कहा कि सेंगुल और उस तरह की चीजें जो हुई थी उसमें तो काम कर जाना चाहिए था इतने समय में। बंगाल में ऐसा इन्होंने क्या किया कि बंगाल में जादू हो गया। तो बंगाल भी चूंकि घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम ये हिंदी वाला स्वभाव ही लेकर के बंगाल में भी है, और वहां भी जो बिहार यूपी के बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां चुनाव प्रभावित भी होता है, वो सारी चीजें फैक्टर्स थे वहां, लेकिन उस किस्म के फैक्टर साउथ में नहीं है। ये मैं साउथ पैन साउथ में एक आध शहर में होना अलग बात है, साउथ में नहीं है। लेकिन प्रेम कुमार जी, दक्षिण में देखें तो बीजेपी को उभरती हुई पार्टी लगती है। तेलंगाना में 2023 में चुनाव होता है विधानसभा का, कांग्रेस पूरा क्लीन स्वीप करती है, मतलब अच्छी खासी सीटें लेके आती है। बीआरएस जो 10 साल से सत्ता में थी बहुत कमजोर हो जाती है, लेकिन 24 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 8-8 लोकसभा सीटें मिली थी। बीजेपी ने बराबर वाली लड़ाई लड़ी थी लोकसभा में तेलंगाना में। तो तेलंगाना तो एक उपजाऊ भूमि है बीजेपी के लिए। कर्नाटक में भी वो सत्ता में रह चुके हैं, हो सकता है अगली बार आने की भरपूर कोशिश करें, वो भी उपजाऊ है उसके लिए। देखिए, तेलंगाना में तो बीजेपी 2 नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी जब वीआरएस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने उस समय लोकसभा सीटें 3 थी बीजेपी के पास जी, आज 8-8 बराबरी पर हैं। तो उसके बाद जो बीआरएस की पॉलिटिक्स जो खत्म हुई तो उस जगह पर बीजेपी ने अपना स्पेस बनाया है और लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन किया है। लेकिन अब भी विधानसभा के स्तर पर बीजेपी को मतलब हो सकता है ना तो नहीं होती राजनीति में कोई भी चीज, लेकिन वर्तमान में अभी बहुत मुश्किल है कि वो पैन तेलंगाना वो प्रेजेंस लेके सत्ता में आए, ये मुश्किल। लेकिन कांग्रेस बनाम बीजेपी की जब भी सियासत होगी तो बीजेपी को पैर फैलाने का मौका मिलता है। तो बीआरएस का कमजोर होना बीजेपी के बढ़ने का वहां कारण है और उनके लिए उम्मीद भी बनती है कि क्या बीआरएस फिर से रिवाइव करे। अगर बीआरएस रिवाइव करेगी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के का नुकसान होगा, किसका ज्यादा किसका कम ये अलग बात है। कर्नाटक तो बीजेपी के लिए पहली बार कमल खिला था दक्षिण में, तो उस रूप में कर्नाटक में कई बार सरकारें भी बन चुकी हैं। तो इसको देखते हुए कर्नाटक में हम ये नहीं इनकार कर सकते कि सरकार नहीं बदलेगी और कांग्रेस रिपीट करेगी, वहां बीजेपी आ सकती है। कर्नाटक में उसका प्रदेश में सरकार रही है उसकी। तो दक्षिण में कर्नाटक में को छोड़ करके बाकी प्रदेशों में बीजेपी के लिए एक जगह तो सपोर्ट के साथ में आंध्र प्रदेश में भी उनका पैर पहुंच ही चुका है, लेकिन अब भी डोमिनेटिंग फोर्स जो है होना कर्नाटक के अलावा दूसरे प्रदेश में नहीं दिखता है। बिल्कुल। जेनजी वाले सवालों में एक सवाल छूट गया था, केशव जी आपसे भी इसका जवाब लूंगा, उसके बाद बातचीत खत्म करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 12 सालों से केंद्र की सत्ता में बीजेपी है। प्रेम कुमार जी, जो नए वोटर हैं जो 2029 तक वोटर हो जाएंगे, जो पहली बार वोट देंगे, उन्होंने कांग्रेस के यूपीए शासन को उस तरह से नहीं देखा है बहुत करीब से, क्योंकि वो अपने बालपन में रहे होंगे या उसके तो उस दौरान। आपको क्या लगता है कि जो नए वोटर है, जेनजी वोटर, जिनको कैप्चर किया है विजय ने तमिलनाडु में, कांग्रेस पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर पर वैसा कुछ करेगी तो बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा, खासकर 2029 को लेकर मैं पूछ रहा हूं। देखिए, ये किसी पार्टी के प्रयास करने वाली बात नहीं होती है। जेनजी का जो उभार होता है वो किसी ऐसे लीडरशिप के नेतृत्व में हो जाता है जिसको पता भी नहीं चलता है। जेनजी का इमोशन जो है, मैं इस मामले में राहुल गांधी को थोड़ा सफल देखता हूं, लेकिन उतना सफल नहीं देखता हूं कि मोदी सरकार को चैलेंज जेनजी के थ्रू कर दिया जाए। जेनजी एक जैसे तमिलनाडु की घटना है, एक प्रेरणा बन सकती है। अपने आप लोग ये देख सकते हैं कि बीजेपी के समांतर कौन है, तो कोई नया चेहरा भी खोज सकती है, राहुल गांधी को भी पसंद कर सकते हैं। तो ये ओपन है, अभी है नहीं, हो सकता में कुछ भी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी चूंकि मैदान में हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं, आइडियोलॉजी के साथ कर रहे हैं, पर कांग्रेस का संगठन उनको उस हिसाब से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, या उनका संगठन इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि ये संगठन नहीं ले पा रहे। लेकिन इसमें तेलंगाना से उनको प्रेरणा मिलती है कि तेलंगाना में कौन सा संगठन था, लेकिन वहां तेलंगाना जीत गए बहुत। इससे तो गांधी परिवार में एक वो पर्सनालिटी तो है
के संगठन नहीं रहने पर भी किसी स्टेट में कुछ भी कर दे सकती है। तो ये एक उम्मीद कांग्रेस के साथ रहती है, लेकिन जेन जी क्या करेगा इसको अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते या हम उसको बता नहीं सकते कि क्या करने वाला है। बिल्कुल केशव जी, जो 2010 में लोग पैदा हुए हैं, 2014 में उनकी उम्र 4 साल रही होगी, 2029 में जाके वो 19 साल के हो गए होंगे, पहली बार वोट डालेंगे अपना। क्या आपको लगता है कि वो मोदी सरकार से उनका थोड़ा बहुत मोह भंग हो सकता है, क्योंकि अपने लगभग जीवन काल में उन्होंने मोदी सरकार को ही सत्ता में बैठे हुए देखा होगा और वो कांग्रेस के उस शासनकाल से परिचित नहीं होंगे, यूपीए 2 के दौरान जो तमाम आरोप लग रहे थे कांग्रेस पर। आपको क्या लगता है ये बड़ा चैलेंज होने वाला है? ये एक करिश्माई बात बताऊं, एक जादुई बात बताऊं, देश भर में जहां भी गैर बीजेपी सरकार रहती है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अभी ही 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में, अगर हम पुडुचेरी को ही मिला दे तो जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पर प्रो इनकम्बेंसी हो जाता है, और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं रहती है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। सारी जगहों पर 5 राज्य में जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं थी वहां सरकार बदल गई। असम में बीजेपी सत्ता में थी, उनकी ज़्यादा सीटें भी आई हैं, 16-21 से ज़्यादा इस बार आ गई, और उनकी वोटिंग परसेंटेज इस बार देखें 54% वोट मिले हैं बीजेपी को असम में। इसी तरह पुडुचेरी की सत्ता में वो सहयोगी थे, वहाँ भी उनकी वापसी हुई है। अब सवाल ये है कि दूसरी तरफ कहा जाता है एक पॉलिटिकल फेटिक भी होता है, बार बार एक ही नेतृत्व को देख रहे हैं तो लोग बदलाव चाहते हैं। जैसा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि 15 साल से लोग एक ही फेस देख रहे हैं, देखते देखते वो त्रस्त हो गए, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा बदलाव करते हैं। पश्चिम बंगाल में दबी जुबान में जो कही जा रही थी बात, जिसको पॉलिटिकल पंडित शायद उस स्तर तक पढ़ नहीं पाए थे, कहा जा रहा था एकटू परिवर्तन, एकटू परिवर्तन। एकटू का मतलब होता है जरा सा, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा परिवर्तन करके देखना चाह रहे थे। 15 साल से ममता बनर्जी को ही देख रहे थे, चलो इस बार बदल देते हैं, क्योंकि तृणमूल को अगर हम वापस लाते हैं तो फिर से उन्हें ही देखना पड़ेगा, वही शासन, वही शासन पद्धति, वही शासक, वही नेता, सब कुछ वही सिस्टम, सब कुछ रहेगा। थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। अभी थोड़ा सा परिवर्तन में दूसरा वहाँ पर विकल्प कोई और था ही नहीं। लेफ्ट अपना किला गंवा चुका है, कांग्रेस के पास, जैसा कि प्रेम कुमार जी कह रहे थे, कोई उनके पास संगठन है नहीं, बहुत ज़्यादा हासिल वो कर नहीं पाए। देखिए यहाँ पर कांग्रेस को भी पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा फायदा ही हुआ है, पश्चिम 2 बंगाल सीटें में मिल गई हैं जी, तो वहाँ पर परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। अगर ये उम्मीदों पर खरे उतरे, वहाँ के लोगों को ये समझ में आया तो जारी रहेगा, वरना फिर एक टूक परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, अगली बार फिर से वापस ले आएंगे, ये बात होती है। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे राज्यों में, वहाँ पर भी बीजेपी के लिए, अब ऐसा नहीं कह सकते सारे द्वार बंद हैं, लेकिन जिन राज्यों की बात आप कर रहे हैं, खासकर दक्षिण भारत के राज्य या फॉर दैट मैटर किसी भी राज्य की जीत कैसे होती है, एक तो आपको नैरेटिव से जीत मिलती है। चाहे आप 1984 के बाद 1989 देखें, 1984 में राजीव गांधी की सरकार बनती है प्रचंड बहुमत से, बिल्कुल, और 1989 में केवल एक नैरेटिव आता है बोफोर्स घोटाले का, और राजीव गांधी की सरकार बाहर हो जाती है सत्ता से, वो दोबारा चुनकर नहीं आती है, और उसके बाद से 84 के बाद से आज तक कांग्रेस को बहुमत भी नहीं मिलता है। नैरेटिव की जीत थी। 2014 में क्या था? 2014 में नैरेटिव की जीत थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2005 बिहार चुनाव, नैरेटिव की जीत थी, जंगल राज बनाम सुशासन। तो एक नैरेटिव क्या होता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो क्या चुनेंगे, ये इसका अंदाज़ा अभी से लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। जब 2029 में चुनाव होंगे, किसकी क्या कार्यशैली रहती है, किसका क्या एजेंडा रहता है। फर्स्ट टाइम वोटर्स यद्यपि उत्साह में वोट करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। 2029 की बात 2029 में तय होगी। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, प्रेम कुमार जी राहुल गांधी से थोड़ी उम्मीद जरूर रखते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आंकड़े केशव जी कह रहे हैं सोशल मीडिया की लड़ाई में बीजेपी अब कांग्रेस से कहीं ना कहीं मात खाती हुई दिखती है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो जनजी दिखे, उनकी सभाओं में दिखते हैं, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये कैसे होगा? क्योंकि कांग्रेस का टास्क इसलिए और भी ज़्यादा अपील है, कांग्रेस के हाथ में सिस्टम नहीं है, और दूसरी तरफ बीजेपी
अब उस विचारधारा वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है जिसका साध्य है सत्ता। वो साधन की पवित्रता पर अब बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये वो वाजपेयी की सरकार नहीं है जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में कह सकते हैं कि मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। ये चिमटे से क्या, बिना ग्लव्स पहने, बिना दस्ताने के भी नहीं कहीं लपकना पड़े तो वो लपकने में आगे रहते हैं। बिल्कुल। गोवा में बहुमत कांग्रेस को बहुमत नहीं लेकिन एसएलपी कांग्रेस होती है और सरकार बीजेपी बनाती है 2017 वाले इलेक्शन में जी। तो ये अब साधन की पवित्रता इनके लिए कोई विषय वस्तु ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस स्थिति में जी, प्रेम कुमार जी, बस मैं साइन ऑफ ही कर रहा हूं, उस स्थिति में जैन जी को अपने खाते में ले आना सिर्फ राहुल गांधी के करिश्मे की वजह से होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपको जोड़ना चाहते हैं सर बातचीत में? बस हम एक बात जोड़ना चाहते हैं कि जो जी। प्रो इनकम्बेंसी और इनकम्बेंसी को लेकर के, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के जो केशव जी बोल रहे हैं, हम लोग ये मान करके बात करते हैं कि देश में चुनाव एकदम सही तरीके से हो रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है और एक पत्रकार और कुछ कर भी नहीं सकता है, वो पार्टी बन करके तो बोल नहीं सकता है। लेकिन इसका जो पूरे चुनाव चोरी का जो पैटर्न धीरे धीरे जनता में वो विश्वास पा रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो इसका भी प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी से बहुत संबंध है कि अपोजिशन में एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है और सत्ता पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी रहता है। सत्ता पक्ष में तो पत्रकार घुस भी नहीं पाता है सत्ता के गलियारे में। अब तो वो जमाना गया कि जाकर के आप मंत्रालय में घुस जाते थे और खबर ले आते थे, अब नहीं पता चलता है। तो वहां पर चुनाव आयोग के दफ्तर में क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चलता है। तो बहुत सारी बातें पत्रकारों को भी पता नहीं चलती हैं, तो अपोजिशन कमजोर होता है वहां पर। तो वो प्रो इनकम्बेंसी की थ्योरी इसलिए भी डेवलप हो रही है और अपोजिशन के शासन में एंटी इनकम्बेंसी की यहाँ भी है एक लो लाइन, तो हमें बोलते रहना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तब तो फिर सब ऐसे ही सही है। बिल्कुल। और जैसा कि केशव जी ने बताया कि बदली हुई बीजेपी तो सत्ता का मोह छोड़ती नहीं है। 2017 वाला आपको गुजरात में चुनाव याद होगा, 3 नेता कांग्रेस के बहुत उभर कर सामने आए थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी। उनमें से 2 बाद में बीजेपी में ही आ गए। तो बीजेपी किस तरह से सामने विकल्प ही अपने रहने नहीं देती, उसको अपने में मिला लेती है, ये भी बहुत हैरान करती है बातें। तमाम नेता हम देख लें जो बीजेपी कट्टर विरोधी हुआ करते थे, उनके वीडियो अभी भी हैं। इसी दिल्ली सरकार में कपिल मिश्रा जी ने क्या क्या आरोप लगाए थे जब आम आदमी पार्टी में थे। आज वो बीजेपी के खासम खास हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी के बयान की भी हमने चर्चा की। प्रेम कुमार जी, इस बदली हुई बीजेपी पर भी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कह रहा हूं लेकिन मेरी बैटरी कभी भी डाउन हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, ये बीजेपी जीत के लिए कुछ भी करती है। वो चुनाव से पहले रणनीति बनाती है, उसके बाद वहां के यहाँ अपोनेंट पार्टी के जिला के नेताओं को तोड़ सकती है, संभावित विधायकों को, उम्मीदवारों को तोड़ सकती है, जीते हुए विधायकों को तोड़ सकती है। मतलब पूरी रणनीति रहती है, ऐसा नहीं कि सकती है बल्कि करती है। तो ये एक रणनीति होती है। जाति और धर्म के आधार पर उनकी रणनीति होती है। चुनाव में पैसा कैसे आएगा उसके लिए रणनीति होती है। दुनिया की सबसे समृद्ध पार्टी, 12,000 करोड़ वाली पार्टी, पैसे की कोई कमी नहीं, कौन कितने में बिकेगा उसके लिए भी तैयार है। इस्तीफे होते नहीं, यहाँ कैमरे पर रिश्वत लिए जाते हुए पकड़े जाने के बावजूद भाई मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है व्यक्ति को। भाई हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ श्वेत पत्र लाते थे लेकिन उसको भी मुख्यमंत्री बीजेपी में लाके बनाया जा सकता है। बीएस येदियुरप्पा के बारे में भी बहुत सारी चीजें हुई, प्रमाणित अप्रमाणित सब तरह की, लेकिन वो भी कभी एक्सेप्टेबल होते हैं, कभी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। आपने भी कुछ उदाहरण रखे। वो हमारी राज्यसभा में एक पूरी पोचिंग की जाती है कि अपोजिशन के आदमी को इस्तीफा दिलवाओ और हम टिकट देंगे उसको, तो फिर से राज्यसभा में बनाएंगे। कोचिंग होती है, फिर राज्यसभा में सदस्य की संख्या बढ़ती है। तो ये एक तरह से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत कठोर वर्ड है, उसकी तरह से ओपोनेंट को ध्वस्त करने की नीति रणनीति पर चलते हैं। जो गोला बारूद ये वो जो जरूरत है करो, लेकिन हमें जीत चाहिए। तो उसके सामने दूसरी पार्टी अभी उस रूप से तैयार, क्या हमें लगता है कि अब तैयार होने के लायक भी नहीं छोड़ा है। ये हालात हैं जी। बिल्कुल। चर्चा काफ़ी लंबी चल गई। प्रेम कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ जुड़े, काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत ही अंदर की बातें बताई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। केशव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
तो फिलहाल तक के लिए इतना ही। विजय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आज उनके कार्यकाल का दूसरा दिन था। इस दौरान उन्होंने कई सारे विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की है। देखते हैं, उनकी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं तमिलनाडु के युवाओं की। कैसा घटनाक्रम आगे रहता है तमिलनाडु की राजनीति में, वो कैसी सरकार चलाते हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहता है। फिलहाल तक की तमिलनाडु से जुड़ी हुई और बाकी 5 राज्यों से जुड़ी हुई जो भी नई जानकारियां थी वो हमने आपको इस तरकश में बता दी शो में। हमारे जो भी विशेषज्ञ थे उन्होंने भी घटना के बारे में बताया, अंदर की कहानी भी बताई। फिलहाल तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम और खबरों के लिए जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.